अब अगला टॉपिक पढ़ना है हमें वृद्धि के लिए दशाएं, कंडीशन फॉर ग्रोथ। ठीक, तो पौधों में वृद्धि के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। जैसे एक मनुष्य है, उसके शरीर में अगर वृद्धि चाहिए तो उसे अच्छा पोषक तत्व, अच्छी परिवेश, अच्छे खान पान की आवश्यकता होती है। वैसे ही पौधों में वृद्धि के लिए उन्हें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसमें सबसे पहला चीज़ होता है जल। हम जानते हैं जल पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि पौधों की वृद्धि के लिए जो कोशिकाएं होती हैं वो जल अवशोषित करके स्थित हो जाती हैं, यानी कि टर्गिट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, तनाव उनमें होता है, वो खींची खींची रहती हैं। ठीक, अगर किसी चीज़ में जल भर दिया, जैसे गुब्बारा है, उसमें हम लोग जल भर देंगे तो क्या होगा, आकार में बड़ा हो जाएगा कि नहीं। गुब्बारा है, छोटा सा गुब्बारा है, और उसमें अगर जल भर देंगे तो वो आकार में बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब उस जल को निकाल देंगे तो क्या होगा, फिर आकार में छोटा हो जाएगा। तो जल कोशिकाओं के अंदर जब भर जाता है तो वो कोशिकाओं को यानी कि तरगिटी प्रदान करता है, जिससे कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं और पौधों की वृद्धि होती है। साथ ही साथ दूसरा चीज़ मैंने कि जल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिससे उनमें आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है, वो वृद्धि करते हैं, उनमें ऊर्जा उत्पन्न का कार्य होता है। कई सारे एंजाइम होते हैं जिनके कार्य के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। दूसरा मेन कारक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो उपापचय ऊर्जा के लिए, जो उपापचय क्रियाओं के द्वारा जो ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं उनके लिए आवश्यक होता है। तीसरा कारक है ताप। हम जानते हैं कि कई सारे पौधे होते हैं जिनमें एक निश्चित ताप तक ही फूल निकल पाते हैं, यानी कुछ पौधे होते हैं जिन्हें अधिक ताप की आवश्यकता होती है, कुछ पौधे होते हैं जिन्हें अधिक कम ताप की आवश्यकता होती है, और उसी ताप की अवस्था में उनमें फ्लावरिंग का कार्य होता है। तो एक उचित ताप भी पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। पोषक तत्व, कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो खनिज लवण होते हैं, जैसे मैग्नीज, जिंक, आपका हो गया मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब अलग अलग पोषक तत्व होते हैं जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। गुरुत्व, हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पौधे जो होते हैं वो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक गुरुत्वाकर्षण बल दिखाते हैं और वो पृथ्वी की सतह जाते हैं, और जो तना होता है वो ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण दिखाता है और वो ऊपर की ओर जाता है, और ये गुरुत्व बल के कारण ही जड़ और तना जो होता है वो अपनी अपनी दिशाओं में जाते हैं। अगला टॉपिक है विभेदीकरण, विविभेदीकरण और पुनः विभेदीकरण, यानी कि डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन और रीडिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, यानी कि विभेदन का होता है जब कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि जो पौधे होते हैं उनमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक होते हैं आपके विभाज्य उत्तक और दूसरे होते हैं आपके स्थायी उत्तक। ठीक, जो विभाजक होते हैं यानी कि जिससे हम लोग इंग्लिश में मेरिस्मेटिक कहते हैं, उनमें लगातार विभाजन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि वो लगातार विभाजित हो सकते हैं। और दूसरा जो होता है आपका वो होता है स्थायी उत्तक, जिनमें कि विभाजन की क्षमता समाप्त हो गई रहती है, वो किसी स्पेशल कार्य के लिए अपना आकार भी बदल देते हैं, यानी कि वो परिपक्व हो चुके होते हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो चुकी है, यानी जो स्थायी उत्तक होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो गई होती है, उनकी कोशिकाओं को हम लोग विभेदन कहते हैं। ठीक, दूसरा होता है डी डिफ्रेंसिएशन। ठीक, जब उन स्थायी उत्तकों में कुछ स्पेशल कंडीशंस में, यानी कुछ विशेष परिस्थितियों में फिर से विभाजन की क्षमता आ जाती है और वो नई कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं, ऐसी कोशिकाओं को या ऐसी स्थिति को हम लोग डी डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। तो विभेदन क्या हो गया, जब कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता खत्म हो चुकी है, वो स्थायी हो चुकी हैं और किसी कार्य के लिए स्पष्ट रूप से अपना आकार ग्रहण कर चुकी हैं। दूसरा डी डिफ्रेंसिएशन, निर्विभेदन क्या हो गया, जब वो स्थायी कोशिकाओं में भी एकाएक फिर से आपके विभाजन की क्षमता आ जाती है और वो उसे नई कोशिकाओं का निर्माण कर पाती हैं। अगला टॉपिक है रीडिफ्रेंसिएशन, पुनर्विभेदन। तो पुनर्विभेदन में क्या होता है, ऐसी कोशिकाएं जो दूसरी बार जिनमें जो स्थायी उत्तक थे उनमें विभाजन की क्षमता आ गई तो वो डी डिफ्रेंसिएशन करने लगे। उन डी डिफ्रेंसिएशन कोशिकाओं में फिर से जब विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, यानी कि वो स्थायी हो जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं रीडिफ्रेंसिएशन। जैसे कि देखिए ये एक कोशिका है, ठीक, इसमें विभाजन हुआ, विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जिसमें से एक कोशिका जो है वो विभाजित नहीं हो रही है, दूसरी विभाजन हो रही है। दो कोशिकाएं बनी जिसमें से एक में विभाजन की क्षमता पाई जा रही है और दूसरी विभाजित नहीं होगी,
वो अपना आकार बढ़ा करके एक स्थायी कोशिका में परिवर्तित हो गए। ठीक, तो इस स्थायी कोशिका को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन, इस प्रोसेस को। अब इस स्थायी कोशिका में कुछ विशेष परिस्थितियों में फिर से विभाजन की क्षमता आ गई, तो ये 2 कोशिका में विभाजित हो गई, इसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। अब इसमें भी 2 कोशिकाएं बनी, एक जो विभाजित हो रही है, एक जो विभाजित नहीं होती। ये जो दूसरी वाली बनी है स्थायी कोशिका, इसे कहते हैं री डिफरेंशिएशन।